हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लिटरेचर पॉइंट पे। तो फ्रेंड, आज के जो मैं क्लास लेके आई हूँ वो है आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है सफलता बैच के नाम से। आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सफलता बैच के नाम से आपकी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सारे ही आपको कंप्लीट कराऊंगी। आज का जो क्वेश्चंस है वो टॉप 100 क्वेश्चन का है, जिसे आप महामैराथन भी कह सकते हैं। और इसमें हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। बस मैंने एमसीक्यू ही नहीं करवाया, उसके बारे में और भी गहराई से जाके बहुत डिटेल में समझाया। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी किसी भी वैकेंसी के लिए। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार टीएसटी पीएसटी या फिर डी ट्रिपल एस के जनरल पेपर में जीएस आता ही आता है। सभी एग्ज़ाम में आपको जीएस देखने को मिलेगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन छाट छाट के मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपका ये जो सफलता बैच सीरीज़ है ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो प्लीज़, अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बाल दिवस किस व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आप ये बता सकते हैं, आराम से, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ जो कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ सके। तो आप बताइए, मैं आपको 5 सेकेंड का मौका दूंगी, फिर मैं आंसर बता दूंगी। आई होप आपने सोच लिया होगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का मैं डिटेल में आपको आंसर समझाऊंगी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और क्वेश्चंस की भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है कि बाल दिवस किस व्यक्ति के जयंती के रूप में मनाया जाता है, राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये जन्म दिवस पे ही ये जो इन बाल दिवस है मनाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कुछ और भी दिवस हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, तो बाल दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाल दिवस किस व्यक्ति के जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भी दिवस है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो दिवस, हम थोड़ा बस एक एक बार हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे दिवस है। आई होप बार बार रिपीट करने से मैंने हर एक क्वेश्चन में ये ऐड किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड, ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और जैसे बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मनाया जाता है, बताइए? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। थल सेना दिवस, ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस में सीटेड भी देखने को मिला था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसमें मैं टिक कर दूँ, मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शहीद दिवस मैंने दोबारा इसमें हो गया है, ये 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। पृथ्वी दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, ये क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल चुका है यूपी टेट के। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। अब हम इधर देख लेते हैं, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस, फ्रेंड ये तो बहुत ही चर्चे में माना जाता है। कारगिल स्मृति दिवस जो है 26 जुलाई को माना जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस तो ये नॉर्मली सभी को पता होगा कि 15 अगस्त को ही होता है। शिक्षक दिवस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो सभी को पता है, मतलब सभी लोग स्कूल जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है भाई, उन्हें पता होगा कि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन।
लाल बहादुर शास्त्री, सबको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती रहती है, बट लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को ही जयंती रहता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व सेना दिवस 9 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर। यहाँ पास आप देख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में ये पूछा था कि बाल दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। बार बार एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। में बार बार आपको फोर्स कर रही हूँ, जो जिस पे मैं टिक लगाई हूँ, मतलब वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जो स्लाइड रही उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दिवस से, उतने मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्यों की सूची नीचे दी गई है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस है। इससे अभी मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगी, बट ये भी मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आ गया कि ये सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको क्वेश्चन आंसर आपका राइट होगा राजस्थान, सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये राइट सिक्वेंस है फ्रेंड, ये राइट सिक्वेंस। अभी इससे क्वेश्चन आगे आपसे बनेंगे, इसलिए मैंने आपको बीच में दिखा दिया कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान होगा, बट अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का पूछे तो होगा उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश होगा। तो इस सीक्वेंस में होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। बट आपको इस तरह के क्वेश्चन में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको देख लेना है कि वहाँ पास जनसंख्या लिखा है कि क्षेत्रफल लिखा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो राजस्थान रहेगा, बट अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसके द्वारा पुकारा गया था? तो इसके ऑप्शन है वीर सावरकर, जिनको वीर सावरकर भी कहा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। आपको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसने पुकारा था। तो आप अपने आंसर सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। मीन्स सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो हम देख लेते हैं कि कुछ जो व्यक्ति हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, उनको उनके निक नेम से बुलाया जाता है, मतलब उनको एक उपनाम प्रदान किया गया है। तो उपनाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, उनको बापू कौन से व्यक्ति को कहा जाता है, किस। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो कि मोस्टली देखने को मिलते हैं। जैसे कि लौह पुरुष जो कहा गया है फ्रेंड, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। देश बंधु के नाम से विख्यात है चित्तरंजन आजाद, बहुत फेमस है ये। और ये लोकमान के नाम से बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। गुरुदेव कहे जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को तो नेताजी बुलाते हैं, ये तो मोस्टली सभी को ही पता होगा। और भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भगत सिंह को किस निक नेम से जानते हैं या फिर उनका उपनाम क्या है, तो शहीद ए आजम है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए, शहीद ए आजम के नाम से कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं या फिर फेमस हैं, तो आपका आंसर होगा भगत सिंह। और माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट जानी जाती हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का मैकियावेली जो है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, इनका उपनाम है वाल्मीकि जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, ये रिपीटेड हो गया है। महात्मा गांधी को शब्द पिता या फिर बापू या फिर महात्मा, इन सब नामों से महात्मा गांधी को बहुत सारे नामों से सब लोग पुकारते थे। आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और फिर आप यहाँ पास देख सकते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय को कहते थे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भाई हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने जाने वाला है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को ये कहते हैं।
और भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं, ये फेमस है। स्वर को अगर भारत कोकिला आ जाए तो सरोजिनी नायडू, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं स्वर कोकिला और भारत कोकिला में। तो भारत कोकिला जो कहते हैं वो सरोजिनी नायडू को कहते हैं, और स्वर कोकिला जो कहते हैं वो लता मंगेशकर को कहते हैं, और निर्मल हृदय वो कहते हैं मदर ट्रेसा को। मदर ट्रेसा को कौन नहीं जानता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाने वाला है। यूपी टेट का तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है ये। यूपी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को। फिर आधुनिक भारत के महान चिंतक जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती। तो इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा लिए। तो आपको देख के लग रहा होगा ना कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन आया, उसके डिटेल किस हिसाब से समझा रही हैं मैम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है, सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अगर अभी मैंने बताया था, जब मैंने दिवस का चीज़ बताया था तो उसमें मैंने आपको रट्टा लगाया था कि आप जिसमें मैं टिक कर रही हूँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप उसको पूरा देखिएगा, है ना। तो उसको मैंने आपको टिक कराया था। तो अब बताइए सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अब दिमाग की बत्ती जली होगी कि मैम ने वो चीज़, वो स्लाइड क्यों दिखाया था। इसलिए मैं हर एक स्लाइड से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, हर एक स्लाइड से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है आपके दिमाग में, बस छापने के लिए मैंने बनाया है। तो अब बताइए, आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो सेना दिवस जो मनाया जाता है, आप बताइए क्या आपने 15 जनवरी सेलेक्ट किया है। अगर 15 जनवरी सेलेक्ट किया है तो आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अब एक बार हम फिर से थोड़े से दिवस को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस को। अगर आपने पहली वाली स्लाइड में इंपॉर्टेंट दिवस को ध्यान में नहीं रखा था तो इस वाले स्लाइड को तो पक्का ही दिमाग में रख लीजिए। जैसे पल्स पोलियो दिवस जो मनाया जाता है वो 4 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी, अभी जस्ट मैंने ये बताया। फिर अगर सुभाष जयंती आ जाए तो 30 जनवरी को। फ्रेंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही है आपको तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। अगर आपको तेज़ लग रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में कर लीजिए, अगर मतलब स्लो धीरे लग रहा है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, 1.5 पे देख सकते हैं आप स्पीड करके, है ना। तो फिर चलिए हम अपना आगे का तैयारी करते हैं। जैसे सुभाष जयंती मनाया जाता है 23 जनवरी को। मतदान दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी, हमेशा ये यूपी टेट का क्वेश्चन रिपीटेड है। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है कि भाई विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। महिला दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, महिला दिवस हमेशा पूछा जाता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर जल दिवस मैंने बताया था पहले वाली स्लाइड में कि 22 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज़ जो है पृथ्वी दिवस भाई हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। पिछली वाली स्लाइड में ये था फ्रेंड, आपको बार बार मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ कि आपको एग्जाम में आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। फिर विश्व रक्तदान दिवस जो है 15 जून। विश्व योग दिवस हमेशा एग्जाम में पूछने जाने वाला, इसलिए मैं रिपीट करा रही हूँ, 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस। गांधी व शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। मैंने बताया था कि गांधी जी और शास्त्री जी दोनों का जन्मदिवस जो है 2 अक्टूबर को ही पड़ता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस अगेन इंपॉर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ये मैं पूछ चुकी हूँ, आपका फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक था स्लाइड का। किसान दिवस 23 दिसंबर, तो ये किसान दिवस भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के साइड। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं हो रही। ऐसे ही पूरी स्लाइड बनी हो, ऐसे ही आपका ये सफलता सीरीज चलता रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किससे हुआ है। तो जो ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी लोहा और निकल, ऑप्शन सी सीसा और जस्ता, ऑप्शन डी चांदी और सोना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को आ रहा होगा, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपने टिक तो लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड,
सेकंड, लोहा और निकल, मतलब पृथ्वी के जो केंद्रीय भाग है उसका निर्माण किससे हुआ है, लोहा और निकल का हुआ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए, जो हमारी पृथ्वी की संरचना है वो ऐसी है। अगर हम गोले पे कहें तो हमारी पृथ्वी की संरचना जो है ऐसी है ना, ऐसी में देखने को मिलती है। बट अगर हम लेयर वाइज इसको डिवाइड करें तो हमें ऐसे देखने को मिलता है। ये लेयर वाइज हमें देखने को मिलता है, जिसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। देखिए जो ये रहता है ये मेंटल का कहा जाता है, और ये 2 पार्ट का जो ये आउटर कोर है ये इनर कोर है। जैसे कि इसको, और जो ये ऊपर का जो ये परत है फ्रेंड, ये ऊपर का जो परत है इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अब इसी में हम आपको बता देते हैं कि जो ऊपर वाला जो मेंटल वाला परत है इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है सियाल। इसको मतलब मीन्स कहते हैं सी प्लस सियाल, मीन्स इसमें जो रहता है सिलिका और एल्युमिनियम की महत्ता मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, मतलब इस बहुत मात्रा में ये पाया जाता है। और उसके बाद आता है मेंटल, इस वाले परत में फ्रेंड, सियाल इस वाले परत को कहा जाता है। फिर आता है रुकिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना कि हम लोग बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको बताते हैं कैसे। जैसे कि ये हमारा जो ये ऊपरी का परत हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब ये ऊपर का जो बाहरी भाग होता है, ये जैसे कि इसमें क्या रहता है कि जो इसकी मोटाई रहती है महासागरों में बहुत कम रहती है और महाद्वीपों में इसकी ज़्यादा होती है। ये जो अगर हम जैसे कि माने कि सीक्वेंस किसका है, तो ये महासागर में अगर किसी भी जगह की ऊंचाई या फिर चौड़ाई मापी जाती है कि वो कितना ऊंचा है, तो महासागर के हिसाब से ही माना जाता है। तो फ्रेंड अगर हम ऐसे ही डिवाइड करें तो मान लीजिए हमें हमारी पृथ्वी की, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पास हम फिर से बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है ना मेंटल कोर आउटर ऐसे है, तो हम एक और बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी का लेयर हो गया, तो जो देखिए जो ये ऊपर का इसमें इसी वाले पोर्शन पे हम लोग मतलब सारे मानव जीव जगत जो है इस वाले पोर्शन पे निवास करते हैं। आई होप इस वाले पोर्शन पे आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन रहता है उसको हम कहते हैं सियाल। सियाल जैसे सियाल इसमें क्या होता है, सियाल में जो होता है सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुरता देखने को मिलती है। और जो बीच वाला फोर होता है, ये वाला पार्ट में होता है सीमा। इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, जिसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम। अगर पूछ लीजिए कि वो मेंटल वाले पोर्शन में क्या होता है, तो आपको आंसर टिक करना है कि सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुरता देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आपसे पूछ लिया गया था कि कोर में किसकी प्रचुरता होती है, आपका क्वेश्चन ये था ना, तो हमने लगाया था निफे, और लास्ट वाले इसमें ही होता है निफे, Ni+Fe, मतलब निकेल और लोहा। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन यही था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला जो परत होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, जो बीच का पार्ट होता है उसे सियाल कहते हैं, और बीच वाले और उसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको सीमा कहते हैं। एकदम नीचे वाले ये लास्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, जिसमें किसकी प्रचुरता होती है, निकेल और लोहा की। और ऊपर जो सियाल है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। बीच वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। और बहुत सारे इस वाले क्वेश्चन से फ्रेंड बहुत ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ एक बार आप यूट्यूब को सर्च कर लीजिए, इस वाले टॉपिक से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत कुछ है, अगर मैं इसको ही समझाने बैठ गई तो मोस्टली कम से कम 15-20 मिनट तो इसी क्वेश्चन को समझाने में चला जाएगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा है कि क्रस्ट किसको कहते हैं, मेंटल किसको कहते हैं, क्रोड किसको कहते हैं, सियाल किस पार्ट में होता है, सीमा किस पार्ट में होता है, निफे किस पार्ट में होता है। और इससे जुड़ी और भी है, जैसे कि मेंटल का जो निचला भाग है वो कैसा है, इसे निफे कहते हैं। और इसका तापमान कितना है, इसका घनत्व
इन सब का पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो सबका घनत्व अलग, हर लेवल का घनत्व अलग अलग होता है, बट इतना अंदर से तो नहीं आता है। जो आप में क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलेंगे, या फिर ये कह लेते हैं कि लिथोस्फीयर पृथ्वी के कौन से लेयर को कहते हैं, या फिर मेंटल कौन से लेयर को कहते हैं, या फिर आउटर कोर या फिर इनर कोर, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या पाया जाता है, मेंटल कोर में क्या पाया जाता है, आउटर कोर में क्या पाया जाता है, इनर कोर में क्या पाया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने समझा दिया है, बट आप एक बार गूगल कर सकते हो। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो आप बता सकते हैं कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो आपके ऑप्शन है अवनी लेखरा, बछेंद्री पाल, अंजलि भागवत, सुनीता विलियम्स। तो आई होप आप इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। सभी को पता ही होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बट आगे हम एक स्लाइड है जिसमें हम बताना चाहेंगे कि भारत में पहली कौन सी महिला क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पुरुष और महिला दोनों का स्लाइड देख लेते हैं। जैसे भारत में प्रथम की ये स्लाइड है। तो प्रथम राष्ट्रपति जो भारत के थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति पूछ ले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ही मैं जिस पे टिक लगा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट माना जाएगा, तो आप उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे ये सब चीज़ें तो पूछा ही जाता है और सबको नॉर्मली पता भी होता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये तो हमेशा भाई सबका फेवरेट क्वेश्चन रहा है, लुई माउंटबेटन, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इन दोनों में बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि इसके जगह पे माउंटबेटन की जगह पे राजगोपालचारी और राजगोपालचारी की जगह पे माउंटबेटन लगा के चले आते थे। बट इसका पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो माउंटबेटन है, क्योंकि भाई वो अंग्रेज था। बट अगर उसी में भारतीय लिख जाए, आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय लिख जाए, तो वहाँ पास श्री राजगोपालचारी हो जाएगा। फिर इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा, हमेशा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल, ये क्वेश्चन तो भाई यूपी टेट में आ भी चुका है कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की क्या थी, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी और पहली राज्यपाल बनी थी जो कि महिला थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलकर थे। तो यहाँ पास तो पुरुष और महिला दोनों मिला के यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पास ये वाला जो स्लाइड है इसमें केवल आपको, यहाँ पास मैं कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पास केवल महिला का है कि कौन प्रथम है। तो हम देखते हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति मैंने बताया श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बता दिया। मीरा कुमारी जो थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, और भारत की प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष जो थी वायलेट अल्बा थी। देखिए, जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो यहीं से मिलता है, इनसे मिलता है, इनसे मिलता है और मीरा कुमारी से मिलता है। मीरा कुमारी भी क्वेश्चंस में आ चुकी हैं, एग्जाम में देखने को आपको मिली हैं। ये क्वेश्चन तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला, हायर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। इसमें हमेशा सब लोग क्या करते हैं कि कभी कोई सुरुचिता कृपलानी को लगा देते हैं, हमेशा ऐसे मतलब कि कुछ गलत ही कर देते हैं। बट इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका जो है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिया सुल्ताना, इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट हमारा है भारत की प्रथम महिला आईएएस जो हैं अन्ना जॉर्ज हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो हैं किरण बेदी फेमस हैं और हमेशा रहती भी हैं भाई, वो जाने पहचाने चेहरे हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। देखिए, इन दोनों में ही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भारत की पहला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी है और भारत की पहली राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता था, मुझे भी रहता था। फिर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला जो है वो कल्पना चावला है, ये तो फेमस है। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली जो थी वो हुला चौधरी थी। तो फ्रेंड, इस स्लाइड में इतना ही। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी करते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन इतना ज़्यादा है, उसमें स्लाइडें मैंने ऐड कर रखी हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा आधे घंटे का तो वीडियो बन गया है। भारत की पहली मल्टी पर्पस परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपको बताना है कि जो भारत की पहली मल्टीपर्पस परियोजना थी वो कौन सी नदी में बनाई गई थी, जिसका ऑप्शन है रावी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर गंगा नदी पर। आप अपने आंसर सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ।
तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दामोदर नदी पर, कि जो भारत की पहली मल्टीपर्पज़ परियोजना थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा स्लाइड देखते हैं जो भारत के प्रमुख बांध है वो कौन सी नदी पर हैं। तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा करेंगे, है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे और थोड़ा सा इस स्लाइड को हम बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा आई थिंक काफ़ी है। तो देख लेते हैं हम जो कि टिहरी बांध है जो भागीरथी पे है, भागीरथी नदी पे है। और कौन सा राज्य पड़ता है फ्रेंड, इसका उत्तराखंड रहता है। और हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा पे है। और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी गुजरात में पड़ता है। फरक्का बांध हुगली नदी पे है। हमेशा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, फरक्का वाला। हीराकुंड भी पूछा जाता है। जितने मैंने ऐड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है भाई। अभी एमपी जुडिशरी का हुआ तो उसमें आया था ये वाला, ये सरदार सरोवर बांध वाला कि कौन से नदी पर है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, बट राइट आंसर क्या था, नर्मदा नदी। इसलिए नदी आपको याद रखना है कि कौन सी नदी कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। और उरी बांध जो है झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ते बांध भी चिनाब नदी, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर में जो है देखिए झेलम नदी पे है, चिनाब नदी में है। और मतलब उरी, दुल्हस्ता और सलाल, दुल्हस्ते यहाँ पास लिखा है बट इसको दुल्हस्ता बोलते हैं, अपने अपना बोलने हैं, बट मोस्टली सब जगह हमें दुल्हस्ता देखने को मिलता है। तो उरी बांध, दुल्हस्ता बांध और सलाल बांध और बगलिहार बांध, ये जो चारों हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो है देखिए चिनाब नदी पे ये तीनों बांध है, बट उरी बांध जो है वो झेलम नदी में है। और हम यहाँ पास देख लेते हैं, बगलिहार तक हम कर चुके थे ना। तो यहाँ पास हमारा जो नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध, जिसे थिन बांध भी कहते हैं वो रावी नदी, पहले इसका नाम क्या था, थिन नदी था, पर अब रणजीत सागर बांध हो गया है। तो रावी नदी पे जम्मू कश्मीर और पंजाब की ये दो राज्यों को डिवाइड करता हुआ बांध है। और नेक्स्ट हमारा है भाखड़ नागल परियोजना बांध, या फिर इसको परियोजना भी कहते हैं, जो कि सतलज नदी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में ये देखे जाने वाला ऑप्शन है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। फिर पोंग बांध ब्यास नदी में है हिमाचल प्रदेश पे। नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर ही है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। फिर रिहंद बांध है रिहंद नदी पे, उत्तर प्रदेश में है। सभी को पता है भाई कि रिहंद नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में ही है। माता टीला भी है जो उत्तर प्रदेश का ही ये है, बेतवा नदी के। तो आई होप यहाँ तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने आपको समझा दिए। कुछ और हैं जो कि बार बार मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे टी हरी नदी भागीरथी नदी पे है। नागार्जुन साग कृष्णा नदी पे, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। मतलब ये आप अगर ये आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि हरि भाग कर उतरा, है ना, हरि ऐसे आप कर सकते हैं। ट्रिक ये मैं बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हरि भाग कर कौन सी नदी में उतरा, भागीरथी पे, भाग कर उतरा तो भाई भागीरथी पे उतरा से उत्तराखंड हो गया। फिर नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। तो आप कह सकते हैं कि अर्जुन ने, यहाँ पास नागार्जुन में आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पास देख सकते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर सभी लोगों को वो युद्ध में अंधा कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर सभी लोगों को अंधा कर दिया। तो फिर अलमाटी बांध हमारा नेक्स्ट। ऐसे ट्रिक आप लोग कुछ बना सकते हैं कि देखिए इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि बिना ट्रिक के तो याद नहीं होता है। तो ऐसे आप बना लेंगे तो आराम से आपको याद जैसे हो जाएगा। जैसे कि अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध भाई कौन ज़्यादा माटी खाता था, कृष्ण भगवान खाते थे। और माटी खा के क्या करते थे, खूब नाटक करते थे अपनी माता जी के सामने कि माता मैंने माटी तो खाया नहीं है। तो कौन माटी खाता था फ्रेंड, कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और क्या करते थे, वो नाटक करते थे, मीन्स कर्नाटक में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे है। मतलब कि आप किसी चीज़ को पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पास केरला को पे कर रहे हैं। वहाँ पास एक नदी है जिसका नाम है बस यार नदी है। कहते हैं यार मुझे क्या करना है, इडुक्की नदी में वो डुबकी लगाना है, मतलब एक डुबकी लगाना है। बट उसको कह कि भाई वो कहाँ है, वो तो केरल में है, पर उसको वो तो पे करना पड़ेगा ना, फ्री में नहीं है, वो पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भाखड़ नागल बांध।
भैया इसमें देखिए ना, सतलुज मतलब कि यहाँ पास है हिमाचल प्रदेश में। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पास ठंड पड़ रही, इतना ज़्यादा वहाँ हिम पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा हिम पड़ रहा है कि वो क्या हो गई, पूरी नदी क्या हो गई फ्रेंड, लूज़ हो गई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गई है और वो क्या हो रही है, गल रही है पूरी नदी। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और वो क्या हो रही है, गल रही है। तो लोग कह रहे हैं भाई तू ना गल ना गल, बट वो गले जा रही है। तो इस प्रकार से आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध पे क्या है कि लोगों को अपने इस रिश्तेदारों से क्या करना है, मिलना है, अपने लोगों को रिश्तेदारों से मिलना है। तो एक दोस्त रहता है भाई, अपने दोस्त से मिलने जाता है, कहाँ जाता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु वो मिलने जाता है। और फिर उसके दोस्त बार बार उसका जो लोकेशन है वो वेरी करते रहते हैं। और वो कहाँ जाता है, टूर पे जाना रहता है उसको, है ना। टूर पे सारे दोस्त मिल के टूर पे जाएंगे। तो मेट्टूर बात कहाँ है फ्रेंड, कावेरी नदी पे है। और क्या करना रहता है वहाँ पास, उन लोगों को क्या मिलना रहता है, सब कुछ लोगों को मिलना रहता है। तो तमिलनाडु मिलना से बन गया। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो अमरावती बांध आता है। इसमें कुछ ऐसा कुछ बताना नहीं है। अमरावती बांध तो जो है वो अमरावती नदी पर ही है, तमिलनाडु पे, तमिलनाडु में ही है। और कोयना बांध मतलब कोयना बांध, कोई आना, तो महाराष्ट्र में है। हीराकुंड बांध जो है महानदी, भाई हीराकुंड मतलब बहुत बड़ा बांध है। अब बहुत बड़ा बांध है जो कि हीरा से बना हुआ है, तो कैसे नदी पे होगा। और आप समझ सकते हैं कि एक पक्षी, एक ऐसे मतलब मुझे थोड़ा-सा मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका जो ट्रिक है वो ये रहता है कि एक पक्षी हीरा अपने मुँह में लेके उड़ता है और कहाँ उड़ता है और कहाँ किस में गिरा देता है, कुंड में गिरा देता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है कि भाई हीरा कुंड बाँध जो है उड़ीसा में है। और किस नदी पे बना है, भाई बहुत बड़ा वो बाँध रहता है, क्योंकि भाई उसमें से हीरे निकले रहते हैं ना उसमें, उस जगह से। तो मतलब बड़ा बड़ा नदी है तो महानदी हो गया। तो इस प्रकार से आप इस पे कर सकते हैं। और थीन बाँध रंजीत बाँध को ही कहते हैं, जो कि रावी रेती पंजाब में है। और मैथान बाँध, तिलैया बाँध, बाल पहाड़ी बाँध जो कि है बराकर नदी में है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको ट्रिक जान के मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये ट्रिक मैंने पहले नहीं सोचा था कि आपको इस ट्रिक से पढ़ाएंगे, बट ये अभी ऑप्शन दिखा तो मैं बहुत पहले पढ़ी थी, जब मैं खुद की तैयारी कर रही थी, फिर खुद का प्रिपरेशन कर रही थी, तब ये ट्रिक हम पढ़े थे। वहाँ से सारे ट्रिक मुझे ऐसे ऑन द स्पॉट याद आ गए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, जिससे कि आपको भी याद रहे। हमेशा ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं ना एग्जाम में, आप जैसे देखेंगे आपके पास ट्रिक है दिमाग में, तो तुरंत आपके ऑप्शन राइट हो जाते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना लगा हो तो बता दीजिएगा, मैम नेक्स्ट टाइम से कोई ट्रिक मत बनाइएगा। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से भारत नाम की उत्पत्ति संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, हमेशा लोक सेवा के एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि भाई किसके नाम पर है, भारत नाम की उत्पत्ति किस राजा के नाम पे ही हुई है। तो आप इसका आंसर बता दीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भरत चक्रवर्ती। मीन्स भरत चक्रवर्ती के नाम पे ही है जो भारत नाम की उत्पत्ति हुई है। तो थोड़ा सा हम लोग इस वाले स्लाइड में थोड़ा सा अपने भारत के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए हैं। जैसे जैसे भारत को भाई जम्मूद्वीप भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, मजाक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जम्मूद्वीप बिहार में ये क्वेश्चन आ चुका था। भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यावर्त, मोस्टली जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं जम्मूद्वीप, आर्यावर्त। ये सब नाम पूछे जाते हैं और कहते हैं कि मतलब कि किसका भारत का है कि नहीं, या फिर 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें कौन सा भारत का उपनाम नहीं है। तो मोस्टली सभी का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वहीं अपने अपने ज़माने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। मतलब भारत के इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा, इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित है। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। तो हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा राष्ट्र बसता है। ये भारत का एक छोर से दूसरा छोर है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी, जस्ट अ सेकेंड।
बीटिंग द रिट्रीट से संबंधित है, मीन्स बीटिंग द रिट्रीट किससे संबंधित है? क्या वो गणतंत्र दिवस से संबंधित है, या कला और सांस्कृतिक दिवस से संबंधित है, या राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित है, या समाज सेवा दिवस से संबंधित है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगी। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो है वो गणतंत्र दिवस, मीन्स बीटिंग द रिट्रीट जो संबंधित है वो गणतंत्र दिवस से संबंधित है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम है? किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे कि आपको मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो फिर इसका ऑप्शन है, पहला है दोमट मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है मूल मिट्टी। तो आपको बताना है कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोमट मिट्टी है। बहुत ही सिंपल सा है। अब थोड़ा सा हम लोग मिट्टी के बारे में भी समझ लेते हैं कि कौन सी मिट्टी मोस्टली कहाँ पास पाई जाती है और कितनी प्रकार की हमारी सॉइल होती है, मतलब मिट्टी की के कितनी प्रकार होती है। एक स्लाइड में मैं समझा तो आपको पूरा नहीं पाऊंगी, बट थोड़ा बहुत मेरी कोशिश रहेगी। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये देखिए पर्वतीय मिट्टी है। जो मिट्टी के हमारे प्रकार पाए गए हैं वो पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। ये वाला इलाका जो हमारा पूरा बीच का इलाका है वो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और ये जो बीच का यहाँ पास का इलाका है वो उसे काली मिट्टी, और यहाँ का इलाका जो है लाल मिट्टी। और ये जो आप यहाँ पास नीचे ब्लू ब्लू कलर का यहाँ पास आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो हम यही देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी को क्या काप मिट्टियाँ भी कहते हैं, काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, और लाल मिट्टी यहाँ पास मैंने बता ही दिया कि कौन से इलाका में यहाँ पास पड़ता है। और लेटराइट मिट्टी भी बता दिया, पर्वतीय मिट्टी ऊपर के बाहर, जैसे लद्दाख और कश्मीर का इलाका जो हो गया पर्वतीय मिट्टी हो गया। फिर शुष्क मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी होती हैं, फिर लवड़ी मिट्टियाँ होती है, फिर दलदल युक्त मिट्टियाँ भी होती हैं। तो थोड़ा सा हम, लगता है एक स्लाइड मैंने ऐड नहीं किया, बट इतना मैं उसको आपको नेक्स्ट वाला जो आपका क्लास रहेगा उसमें मैं मिट्टी से संबंधित और भी क्वेश्चन है कि जैसे कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, धान की खेती के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने वो धान की खेती वाला तो बता दिया आपको। जैसे कपास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कौन से नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा और पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आपने प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी लिपि को पहचाना? तो आपको बताना है किसके द्वारा ब्राह्मी लिपि को पहचाना गया है। आपके ऑप्शन ये रहे सामने, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर, जॉन मार्शल, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। तो जो ब्राह्मी लिपि पहचानी गई वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहचानी गई है। ये बार बार यूपी टेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टेट सेटेट की तैयारी करें तो उसके लिए देख लीजिए। और बार बार यूपी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कहा ना, या फिर यूपी कांस्टेबल या फिर बिहार कांस्टेबल, किसी भी सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल पेपर आ रहा है, जनरल पेपर में जीएस भाई हमेशा आता है, तो उसमें आपका ये वाला जो आपका ये वाला क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बट हर क्वेश्चन को किस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये मैटर करता है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 15 सितंबर, 11 सितंबर, 8 फरवरी, 10 दिसंबर। आप सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। संचयिका दिवस जो मनाया जाता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो थोड़ा सा दिवस हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है दिवस से पूछे जाते हैं। मैंने वही स्लाइड रखी है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। बार बार मैं पढ़ाने से इस क्या होगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल छाप देना चाहती हूँ कौन सा दिवस कौन से तारीख पे पढ़ाया मिलता है। तो पल्स पोलियो दिवस, यहाँ पास मैं एक वो ले लेती हूँ। पल्स पोलियो दिवस 4 फरवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, सुभाष जयंती 23 जनवरी, मतदान दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, विज्ञान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 फरवरी, सुरक्षा दिवस 4 मार्च, महिला दिवस 8 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट महिला दिवस, जल दिवस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहीद दिवस आपके क्वेश्चन में मैं पूछ चुकी हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मजदूर दिवस। क्वेश्चन भाई आया हुआ था जब हम यूपी टेट में बैठे थे, ये वाला क्वेश्चन। उस टाइम हमें नहीं पता था कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई।
विश्व रक्तदान दिवस 15 जून। विश्व योग दिवस हमेशा पूछा जाने वाला 21 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। गांधी व शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। ये तो हो गए आपके कुछ दिवस, और कुछ भी दिवस हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। बार बार मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तंबाकू विरोध दिवस 31 मई। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। द राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। मैं बार बार आपको रिपीट करा रही हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। हिंदी दिवस 14 सितंबर। खेल दिवस 29 अगस्त। सेना दिवस 15 जनवरी। किसान दिवस 23 दिसंबर। शहीद दिवस 30 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी 22 नवंबर। और भी बहुत सारे हैं, बट मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक बार इसको रिवाइज करके ज़रूर जाना। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। लिटरेचर पॉइंट जैसे आपका लोगो है सेम वैसा ही आपको सर्च करना है, आराम से मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन है वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, मीन्स बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? तो इसका ऑप्शन है चेनानी नेसारी सुरंग, ऑप्शन बी है जौहर सुरंग, मालपा सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है चेनानी नेसारी सुरंग। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसका वो की पॉइंट देख लेते हैं कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे चेनानी नासरी सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये वाला नाम आ जाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इसका मतलब यही है कि इसे ही चेनानी नासरी सुरंग भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड? 9.28 किलोमीटर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं। मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया है, बट मैं बस आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाना चाहती थी, बट हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। जैसे जम्मू में डॉक्टर श्यामा सड़क सुरंग भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इस सुरंग को पहले चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था, बट अब इसका जो नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा सड़क सुरंग हो गया है। यह 9 किमी लंबी सुरंग है, जो उधमपुर को जम्मू के रामबन से जोड़ती है। और यहाँ पास बहुत कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और ये जो सुरंग है फ्रेंड, बनिहाल दर्रे को जौहर सुरंग के और जैसे कि ये थोड़ा सा अलग है कि बनिहाल दर्रे को जौहर सुरंग से भी जाना जाता है, जब पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन अनुष्ठित होता है? मतलब किस दिन मनाया जाता है? तो आप बता सकते हैं। इसका ऑप्शन आप सोच लीजिए आंसर, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 अक्टूबर, मीन्स 21 अक्टूबर को जो है पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और कुछ यहाँ पास स्मृति दिवस पहले से ही है, जो कि मैं बार बार आपको रिपीट करा रही हूँ, तो इस बार रिपीट नहीं कराऊंगी, क्योंकि हर बार वही चीज़ बार बार रिपीट करने पे आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिए गए हैं?
तो ऑप्शन है गीता, मुंडक उपनिषद, विष्णु पुराण, रामायण। तो आप बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा ऑल एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आराम से आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंडक उपनिषद। फ्रेंड आप अपने आंसर टिक करते रहिए और मुझे लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। ओके, तो एक थोड़ा सा की पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है ना, सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया मुंडक उपनिषद की हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्ति सिद्धांत के नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट इतना जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। सत्य की ही जीत होती है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस विचारक से प्रभावित थे। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो थे किस विचारक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन है प्लेटो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन लॉक और लास्ट ऑप्शन है नीचे। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय के जो इनके जो जितने भी प्रेरणा थे वो महात्मा गांधी पे बहुत ज़्यादा उभर के देखने को मिलते थे। मतलब इनसे बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी क्या थे, इनके विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी किस विचारक से प्रभावित थे, तो लियो टॉलस्टॉय इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो मैंने ये बार बार आपको रिपीट कराया है। आई होप आपको बिल्कुल ही ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहा होगा। तो मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर। ऑप्शन पढ़ने का मुझे लगता है टाइम नहीं है, तो राइट आंसर पर बताना ही ज़्यादा सही होगा। तो 12 जनवरी को मैं बार बार आपको रिपीट करा रही थी कि 12 जनवरी को क्या था, राष्ट्रीय युवा दिवस था। यहाँ पास देखिए फिर से बहुत सारे दिवस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पास हम फिर से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है धर्मशास्त्र, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद और ऑप्शन 4 है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद धर्मशास्त्र यजुर्वेद, ये धर्मशास्त्र है। यह आप बता सकते हैं कि इसमें सामवेद मिसिंग है। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। बस में सामवेद मिसिंग है। तो आप बता सकते हैं गायत्री मंत्र जो है किस ग्रंथ से आया है, आराम से आप बता सकते हैं। फिर मैं इसके आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल जान लेते हैं कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया। इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। वशिष्ठ ने इस वचन की रचना की जो अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को समर्पित है। वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में गायत्री मंत्र का व्यापक रूप में उल्लेख मिलता है। यह मंत्र उपनयन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के संगीतकार थे। ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आपको ऋग्वेद से जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मिल गए। गायत्री मंत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, की पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने ऐड किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से अभी समझाया है ना कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है। यहाँ पास आपसे क्या पूछा है, पहले गवर्नर जनरल। तो मैंने बताया भी था कि अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा बताइए, बिल्कुल सही, लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि यहाँ पास भारतीय नहीं लगा है ना, भारत के पहले बस गवर्नर जनरल पूछा है। अगर भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लेता तो वो जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी आंसर होता, जो कि मैंने आपको वहाँ पास बताया हुआ था उस स्लाइड में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। जैसे कि यहाँ पास कभी कभी ऑप्शन आ जाता है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का विभाजन कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड, 1905 में किया गया था। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे आप कोई भी टॉपिक मेंशन कर दीजिए कि मैम इस पर्सनल टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो भी बना दूँगी। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट में मुझे लिख दीजिए, मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी और सारे कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। बस आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट देख के मुझे अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ,
थोड़ी सी मतलब मुझे इच्छा होती है कि हाँ भाई बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं और वीडियोस उनके लिए और प्रोवाइड कराऊँ, है ना। तो किस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया है? ये मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, रजनी पटेल। तो मैंने आपको स्लाइड में बताया था, इसलिए तो आप बिल्कुल क्लियर होंगे। बट अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो पक्का है कि आप सरोजनी नायडू और प्रतिभा पाटिल में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है सरोजनी नायडू। मैंने आपको बताया था कि भारत की पहला महिला राज्यपाल जो चुनी गई थी वो सरोजनी नायडू चुनी गई थी। तो यहाँ पास पहली हैं जो देख सकते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना और महिला पायलट जो है दुर्गा बनर्जी। ये न्यू क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक देखने को नहीं मिला है पर देखने को मिल भी सकता है। प्रथम महिला जज भाई फातिमा बीबी, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। प्रथम महिला आईपीएस जो है वो किरण बेदी हैं। और यहाँ पास और भी महिलाओं के नाम हैं जो वो भारत में प्रथम है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। जैसे कि नौसेना पायलट शिवांगी सिंह, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रही हैं। और बहुत सारी हैं यहाँ पास, जैसे सुष्मिता सेन, यहाँ पास प्रथम महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। और महिला भारत रत्न प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित महिला जो है वो है इंदिरा गांधी। तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगा एग्जाम के पहले, एक दो बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो अब बताइए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका ऑप्शन है 1910, 1925, 1916 या फिर 1920। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है 1916, है ना। प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में 1916 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड एक और क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला जो है SC ST कैटेगरी की जो आती है, मतलब कि जनजाति प्रजाति, उसमें तो वो राष्ट्रपति कौन है? तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू। और अगर पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला कौन है, तो उस टाइम के जो करंट के जो राष्ट्रपति रहेंगी, अगर महिला हैं तो वही जो पहला नागरिक कौन रहता है फ्रेंड? भारत का प्रथम नागरिक रहता है भारत का राष्ट्रपति। अगर कभी क्वेश्चन में घुमा के पूछ ले कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो क्या बच्चे करने लगते हैं एडम यू, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने लगते हैं, किनकी कहानी सुनने, भाई एडम यू पहले हैं तो वही होंगे। बट ऐसा नहीं है, मनु और स्मृति नहीं है वो, है ना, जो कहानियाँ आती हैं। हमारा प्रथम नागरिक वही माना जाता है जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पास थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ष 1916 में झोंडो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, ने महिला अधिकारिता संस्थान की नींव रखी, जिसका नाम भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ष 1998 महर्षि कर्वे भारत रत्न, इनको भारत रत्न कब मिला था? 1958 में मिला था। विश्वविद्यालय आदर्श वाक्य, एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत है, ये है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पर्व है? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं भाई, राज्य के पर्व से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमेशा GS में। ये तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, राजस्थान। ये सिंपल सा है भाई, सभी लोग कहते हैं असम की बहू, असम की बहू, ये ट्रिक है ना। तो ये तो सिंपल है कि असम की बहू है तो बिहू कौन हो गई? असम की ही बहू है, तो असम राइट ऑप्शन है। मीन्स जो बिहू पर्व है वो असम राज्य में ही मनाया जाता है। अब थोड़े से यहाँ पास हम लोग और देख लेते हैं, ट्रिक से ही चलेंगे। थोड़ा सी ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वो ट्रिक से आसानी से आ जाते हैं। करेले की कथा, मतलब केरल में कौन से करेले की कथा, मतलब ये करेले से हो गया केरल और कथा से हो गया कथकली, कथकली हो गया। फिर असम की बहू, असम, ये असम हो गया, बहू से बिहू बन गया। अरुण का मुखौटा, मतलब जो अरुणाचल में है, अरुण से अरुणाचल बन गया और मुखौटा का मुखौटा डांस हो गया। फिर गोवा की मंडी में से गोवा में मंडी नाम का जो पर्व है वो प्रचलित है। फिर बंगले की काठी पश्चिम बंगाल में होती है, पश्चिम बंगले से हो गया पश्चिम बंगाल और काठी भाई वहाँ का पर्व है। मेघलाओ, मेघलाओ मतलब मीन्स हो गया मेघालय में लाहो नाम का पर्व मनाया जाता है। नाग की चोच, नागालैंड, मतलब नागालैंड में चोंग, चोच से क्या बन गया फ्रेंड? चोंग पर्व ना कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है।
तुम मिले भरत से हो गया, तमिलनाडु में भरतनाट्यम मनाया जाता है। तुम मिले भरत है ना, तुम मिले भरत से तमिलनाडु में भरतनाट्यम पर्व मनाया जाता है। उत्तर की रास उत्तर मतलब उत्तर की रास उत्तर प्रदेश में क्या होती, कौन सा डांस प्रचलित है, रासलीला प्रचलित है। और पंजाब में भांगड़ा ये सबको पता है। ये पेन मेरा कहाँ चला गया। फिर राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा, हिमाचल में थमान। ये तीनों तो सिंपल है, ये तीनों तो भाई सभी को पता है, ये चारों। उत्तर प्रदेश में रासलीला, पंजाब में भांगड़ा, राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा। हिमाचल प्रदेश में देखिए ये सब थोड़े से टफ रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस मशहूर है या फिर पर्व, तो धमान। उड़ीसा में ओडिसी, ये मिलता जुलता है। कर्नाटक में भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमेशा, तो कान में करो यक्षगान, ये इसका ट्रिक है। कान में करो यक्षगान, कहाँ यक्षगान करना है भाई, कान में करना है, मतलब कर्नाटक में यक्षगान करा जाता है। फिर आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। फिर अंधेरे में कच्ची पूरी खा ली, मतलब एक इंसान ने क्या किया भाई, अंधेरे में खाना खा रहा था तो उसने कच्ची पूरी खा ली, तो इससे हो गया आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस प्रचलित है, तो कुचिपुड़ी। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मज़ा आया है और आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया, अगर आप चाहेंगे तो मैं धीरे भी समझा सकती हूँ, बट आपको कमेंट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ इस पर। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और किसी भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। 5-6 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इससे मेरा भी भला हो जाएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन भी मिल जाएगी, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है। मोस्टली जितने भी टॉपिक बन सकते थे जीएस से, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है, और हर इस टॉपिक से मात्र एक क्वेश्चन मैंने उठाया, उसका डिटेल मैंने आपको कराया, चाहे वो डांस से हो गया, चाहे वो मिट्टी से हो गया, चाहे वो सीमा से हो गया, चाहे वो दिवस से हो गया। आप देख रहे हैं जितने मैंने एक क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन का मैंने आपको डिटेल स्लाइड प्रदान की है, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन आप बताइए, तो फिर मैं इसका बताती हूँ कि किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इसका राइट ऑप्शन है। अगर जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को मैप याद होगा भारत को, वो आराम से ये क्वेश्चन लगा सकता है। तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता, आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको याद करा के मानूंगी। सबसे पहले तो 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, आप उन देशों के नाम देख लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। अभी इसका मैं ट्रिक भी आपको समझाऊंगी कि 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पास देख सकते हैं, देख लीजिए, जिनको मैप याद होगा वो आराम से ये कर सकते थे, बट मैंने कहा ना मैं आपको भी मैप याद करवाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पास भाई चीन है, और इधर पास कौन से राज्य हैं, यहाँ पास देखिए किनारे पर अरुणाचल प्रदेश रहता है। जब चीन से सटा है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पास रहेगा ही ना। तो इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है ना, इधर मालदीव है, इधर देखिए आप यहाँ पास मालदीव है, यहाँ पास यहाँ पास है बांग्लादेश, और म्यांमार भी इधर ही कहीं पड़ रहा है ना, और भूटान भी। तो यहाँ पास इस प्रकार से हो गए आपके जो भारत से सटे हुए 7 राज्य हो गए। तो हम देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत से सीमा साझा करता है वो किसकी सीमा है, वो है बांग्लादेश की। मतलब बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारे भारत से। तो फिर उसके बाद चीन करता है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सीक्वेंस है। अफगानिस्तान बहुत ही कम करता है। अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे ज़्यादा भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगर सबसे कम पूछ ले तो अफगानिस्तान राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पास आप एक बार मैप देख सकते हैं, ये देखिए आपका ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारे इंडिया का मैप है। और स्थलीय सीमा आप यार नोटिस कर लीजिए, 15,200 किलोमीटर, और समुद्र तट की लंबाई कितनी है, 7,517 किलोमीटर ये है, ये समुद्र तट वाली, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये हमारा स्थलीय भारत हो गया। तो यहाँ पास हमारा जो अरुणाचल प्रदेश रहता है, जहाँ पास सबसे पहले सूरज भगवान निकलते हैं ना, सबसे पहले हमारे सूरज भगवान निकलते हैं। ये सब चीज़ें आपको मतलब बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो यहाँ पास बांग्लादेश हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीमा भारत से साझा करता है, क्योंकि मोस्टली देखिए बांग्लादेश जो है भारत के बीच में ही आ गया। फिर यहाँ पास म्यांमार आ गया है, यहाँ पास ये देखिए भूटान आ गया है, यहाँ पास चाइना आ गया है। इस प्रकार से पूरे भारत के ये पड़ोसी देश माने जाते हैं। और चीन के साथ जो भाई ट्रिक है, मैंने कहा था मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगी। तो जो चीन के साथ हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं वो ये है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ये है मतलब जम्मू का सिपाही अरुण, जम्मू का सिपाही कौन है, अरुण है, और कहाँ पास उतरा, हिमालय पर उतरा। तो जम्मू से जम्मू कश्मीर हो गया, और
यहाँ पास हिमालय से हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरा से उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम से सिपाही हो गया, और अरुणाचल प्रदेश से अरुण हो गया। तो इसका जो ट्रिक है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई, वहाँ तो आ गया चीन से जो हमारे सटे राज्य थे। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि नेपाल से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो बांग्लादेश से देखने को मिलता है कि बांग्लादेश से हमारे कितने राष्ट्र जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बांग्लादेश से भी देख लेंगे। तो जो नेपाल का हमारा ट्रिक है वो है उत्तर सिगड़ बिबग, मतलब ये है जो नेपाल का है, नेपाल से सटे भारत के राज्य हैं उसका ट्रिक है उत्तर सिगड़ बिगड़, मतलब उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बिबंग से बिहार, और बंग से पश्चिम बंगाल हो गए। मतलब नेपाल से सटे भारत की ये राज्य है। यहाँ पास अब म्यांमार से मैंने बांग्लादेश वाला लगता है नहीं किया, बट मैं कर दूंगी उसको और नेक्स्ट वाले स्लाइड में, नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं आपके लिए बनाऊंगी तो उसमें कर दूंगी। अब म्यांमार से भी है अरुणा मामी। म्यांमार का बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं जो भारत के म्यांमार से सटे राज्य हैं वो हैं अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सटे हुए हैं भारत के। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आई होप आपको रट गया होगा अब तो ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से कि कौन से देश से हमारे भारत के कौन कौन से राष्ट्र सटे हुए हैं, सीमा साझा करते हैं। तो प्लीज़ बार बार मैं बोल रही हूँ वीडियो लाइक करने के लिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो अभी मेरे वीडियोस में मुश्किल से 15-20 व्यू ही जाते हैं। मैं टारगेट रखती हूँ 100 व्यू का, बट हो नहीं पाता है क्योंकि मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, जितने लोग वीडियोस देखते हैं वो देख के फिर छोड़ देते हैं, वीडियोस को शेयर नहीं करते। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस को। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिल सके, मुझे भी अच्छे से अच्छा लगे वीडियोस बनाने में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो इसका ऑप्शन है तारों के प्रकाश के कारण, दैनिक गति के कारण, चंद्रमा की गति के कारण, सूर्य के आकार के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन आप बता दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन जो है दैनिक गति के कारण है ना। तो इसका कैसे दैनिक गति के कारण हो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा या रात होते हैं। चूँकि पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 24 घंटे में पूरा होता है, इसलिए एक दिन का जो समय होता है वो 24 घंटे ही होता है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये पास यहाँ पास आप देखिए, जैसे कि ये हमारा सूर्य हो गया, ये पृथ्वी है। तो ये जब हम पृथ्वी का ये वाला हिस्सा हम सूर्य के सामने, तो यहाँ पास दिन रहेगा, बट ये वाला हिस्सा जो है ढका हुआ है, तो यहाँ पास रात रहेगा। जब ये पीछे वाला हिस्सा आगे घूमेगा तो फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ दिन और यहाँ रात होगा, जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दिन और रात होते हैं। तो क्या होता है, दैनिक गति के कारण जो होता है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। यहाँ पास थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट और है, उसको भी देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। अब आप सोच रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। तो जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं कि आप पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है ना। तो ये हमारा पृथ्वी, इसका ये भाग जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये भाग जो हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है। इस दिन मकर रेखा क्या होता है फ्रेंड, ये होता है बीच वाला जो मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव उसकी ओर झुकता है हमेशा। पृथ्वी जो है फ्रेंड ये यूँ झुका हुआ, पृथ्वी जो है ये ऐसे, ये देखिए गोला बन रहा है, बट मैं ऐसे बना के दी। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ है, एकदम ऐसे नहीं है पृथ्वी हमारा, ऐसे गोले में नहीं है, वो अपने अक्ष से, मतलब कि हमारे अक्ष पे पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है, तो इस हिसाब से वो करता है। तो यही पास मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर झुकता है। दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को प्रकाश मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती। मैंने कहा था सूर्य की किरणें, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी हो गई, और ये हमारा मकर रेखा पृथ्वी का हो गया। जब यहाँ पास सूर्य, जब ये जस्ट अ सेकेंड, मैं ये ले लेती हूँ, जैसे कि ये हमारा ये हो गया, ये सूर्य हो गया है ना, और ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये बीच का वाला रेखा क्या हो गया, ये मकर रेखा, भूमध्य वो क्या कहते हैं, तो ये हो गया। जब इसकी ऐसे सीधे पड़ती है तभी तो ये होता है,
तो दक्षिण गोलार्ध में एक बड़े हिस्से को प्रकाश मिलता है। जब इसको प्रकाश मिलता है इस वाले हिस्से को, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। पृथ्वी की इस हिस्से को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण दक्षिण गोलार्ध में गर्मियों में दिन अधिक लंबे और रातें अधिक छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के साथ विपरीत होता है। जबकि हमारे यहाँ क्या रहता है, देखिए जो हमारा हम जो पढ़ते हैं, हमारा भारत जो पढ़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ना। यहाँ पास हम आपको दिखा देना चाहते हैं, जैसे हमारा भारत हो गया तो हमारा भारत यहाँ पास पड़ेगा। ये हमारा ये वाला हिस्सा जो ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे कि ये पृथ्वी ये हो गया पृथ्वी, तो हम भारत जो पढ़ते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, भारत हमारा यहाँ पड़ता है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या रहता है, हमारे यहाँ रातें लंबी रहती हैं और दिन छोटा रहता है ठंडियों का। बट ये ऐसा नहीं है, ये दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट है। वहाँ पास रातें छोटी रहती है ना, रातें जो रहती हैं छोटी रहती हैं बट दिन लंबा रहता है। जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पास ये क्या है, यही लिखा हुआ है ना, यहाँ पास यही लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि इसका विपरीत रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कि आप एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इक्वेटर। जैसे कि हम बता रहे थे ना, उस टाइम हमें नाम नहीं याद रहे थे। तो ये जो होता है पृथ्वी का बीचों बीच एरिया जो होता है, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं या फिर इक्वेटर कहते हैं, बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है ना। ये भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर कह लीजिए विषुवत रेखा कह लेते हैं, या फिर इक्वेटर कर लेते हैं इस वाले बीच वाले पार्ट को। और इस वाले नीचे वाले पार्ट को जो हम कहते हैं वो कर्क कहते हैं ना। तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बट ये रेखा आप समझ लीजिए कि मकर, भूमध्य, विषुवत, मतलब विषुवत भी इसी को कहते हैं, इक्वेटर भी इसी को कहते हैं, और ये नीचे वाला जो रहता है वो कर्क रहता है। तो वही वो बता रहा था। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। पृथ्वी की इस स्थिति को विषुव कहते हैं। 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये आप सोच लीजिए, डेट हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है, तो वह है 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पूछ ली ये, यहाँ पास आप दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ऊपर जो मैंने बताया था वो शीतकालीन संक्रांति था, बट यहाँ पास जो कहते हैं वो ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है भाई वो 21 जून को होता है, जबकि सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्यों कंफ्यूज होना, सबको पता है। जस्ट अ सेकेंड, सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को। बच्चे क्या कहते हैं कि भाई 25 दिसंबर बड़ा दिन, तो 25 दिसंबर कर के चले आएंगे, बट वैसा 25 दिसंबर नहीं होता, उसको बस ऐसे बोलते हैं। बट 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और समझाने का तरीका भी समझ में आया होगा आपको, और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं उसको सुधार लाने की कोशिश करूँगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने 5 दोस्तों तक इसको शेयर करना है ना। बस इतना करना है। और फ्रेंड मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपको जल्द ही इसमें यहाँ की जो DSSB की वैकेंसी निकली है TGT PGT की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं डिटेल में क्लास लेने वाली हूँ। तो अगर आप उसमें इच्छा रखते हैं, DSSB में TGT PGT का इंग्लिश सब्जेक्ट से आप रखते हैं, तो उसकी आपको पूरी क्लासेस यहाँ पास फ्री में प्रोवाइड करा जाएंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जनरल पेपर की तैयारी तो मैं करा ही रही हूँ, मतलब ये सफलता बैच तो आपका चलता ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। और DSSB का जो TGT PGT का वैकेंसी है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसे भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब लिटरेचर पॉइंट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।